मोटापा नियंत्रण के लिए राइस सिद्धांत को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटापा केवल शरीर का बढ़ा हुआ वजन नहीं, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डायबिटीज, ठीक है, और उच्च रक्तचाप, फैटी लीवर, जोड़ों का दर्द, हार्मोन असंतुलन, खराब नींद और हृदय रोगों का प्रमुख कारण बन सकता है। इसलिए इसे केवल सौंदर्य नहीं बल्कि समग्र स्वास्थ्य का विषय मानेंगे। ठीक है। अब आप सभी से एक सवाल। सवाल क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूछता हूं, मोटापा मोटापे के नियंत्रण के लिए राइस सिद्धांत क्या कहता है। मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है और इसे हम राइस का पालन करके, यानी कि रूटीन, आई फॉर इंटेक, आर फॉर रूटीन, आई फॉर इंटेक, एस फॉर सप्लीमेंट और ई फॉर इमोशनल हेल्थ के द्वारा हम इसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, इसे राइस सिद्धांत का पालन करके आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर, मोटापा क्या केवल एक सौंदर्य संबंधी समस्या है जैसा कि आपने पढ़ा, तो कौन जवाब देना चाहेगा? अभी सवाल, अभी मैंने इसका आंसर भी बताया था। चलिए अंसारी साहब, क्या वाकई, अनम्यूट कर दिया अंसारी साहब आपको मैं, मोटापा क्या वाकई सौंदर्य संबंधी समस्या है या एक गंभीर स्वास्थ्य मोटापा स्थिति? एक सौंदर्य समस्या नहीं है सर, साथ में अनेक बीमारियों को जन्म देता है मोटापा। चलिए बहुत शानदार। जैसे डायबिटीज, हाई ये ब्लड गंभीर, प्रेशर, बिल्कुल फैटी लिवर, ये बिल्कुल। सब भी होता है मोटापा का। जी, तो ज्वाइंट मोटापा पेन होता केवल, है सर, घुटने में दर्द होता है। जी जी, बिल्कुल जॉइंट पेन होता है। कहीं ना कहीं वजन बढ़ने से आपके शरीर पर, आपके जोड़ों पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। और देखिए यहां पर मोटापा केवल सौंदर्य संबंधी समस्या नहीं है, इसको आप केवल सौंदर्य संबंधित, यानी कि सिर्फ इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। यह गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है और जिसके द्वारा यह आमंत्रण होता है कई सारी गंभीर समस्याओं का। यानी कि मोटापा बढ़ेगा तो डायबिटीज हो सकती है, मोटापा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ेगा तो लिवर सिरोसिस हो सकता है, मोटापा बढ़ेगा तो आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। मोटापे के द्वारा कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में लग सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अगला सवाल, आधुनिक समय में मोटापा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या समझते हैं? चलिए सभी से सवाल पूछ रहा हूं मैं, मोटापा बढ़ने के कारण क्या समझते हैं आप? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेस कीजिए। एक मिनट में सभी के हैंड डाउन कर देता हूं, फिर उसके बाद हैंड रेस करता हूं। चलिए हैंड रेस कीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आधुनिक समय में मोटापा बढ़ने के प्रमुख कारण आप क्या समझते हैं? चलिए चंद्रशेखर मिश्रम, अनम्यूट कर दिया सर आपको। जी बताइए मेरा क्या चंद्रशेखर जी। न्यूट्रीचैट सर? जी मेरा स्वागत क्या वंदना अभिनंदन। न्यूट्रीचैट? मेरा सबसे चार तो पहले न्यूट्रल सर जी। अतिरिक्त कैलोरीज हम्म और मीठे पेय, खराब वसा, हम्म हम्म। इसी कारण से मोटापा बढ़ता है। चल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बीना पार्थी जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? आधुनिक समय में, यानी कि जो बदलती जीवन शैली है, आजकल हम आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं, ऐसे में मोटापा बढ़ने के प्रमुख कारण आप क्या समझते हैं? आपके पास, सभी के पास राइस हेल्थ ऐप होगा, आप राइस हेल्थ ऐप को खोलिए, उसमें से आंसर देखिए और बताइए मुझे क्या लिखा हुआ है इसमें। जी 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 सर, आरसीएम जी, पूछिए बताइए। जंक फूडों का अधिक उपयोग करना, तला भुना ज्यादा खाना, फास्ट फूड एक फैशन बन गया है, मदिरा पान का सेवन करना और देर रात तक जागना, बहुत सारे कारण हैं सर। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक जवाब और लेते हैं, नीलम प्रतापगढ़ से। नीलम जी अनम्यूट कर दिया मैडम ने। जी बताइए। नीलम प्रतापगढ़ से टाइगर टी। जी नीलम जी अनम्यूट कर दिया है? नहीं कर पा रही आप अनम्यूट नीलम जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, जयश्री जी के पास चलते हैं। जयश्री जी अनम्यूट कर दिया आपको? जयश्री जी, जी बताइए हेलो। नीलम जी। जी हाँ नीलम सर, जी। थैंक यू सर। मोटापा बढ़ने का मेन कारण जो लोग का जीवन शैली है इस समय बहुत खराब हो गई है, क्योंकि जंक फूड ज्यादा खा, मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हैं और नियमित सही 7 8 8 घंटे की नींद नीलम जी नहीं ले नीलम रहे जी हैं। नीलम जी नीलम जी नीलम जी, आपके पास आरसीएम हेल्थ ऐप होगा, आरसीएम हेल्थ ऐप से देखकर मुझे बताइए क्या है उसके अंदर, पढ़कर बताइए। देखिए, आधुनिक जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या, असंतुलित आहार, जो लिखा है उसको पढ़िए, पढ़िए से क्या लिखा हुआ आधुनिक जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या, अतिरिक्त आहार। है?
और सर यही तो और शारीरिक बताइए। गतिविधियों की कमी, तनाव और अपर्याप्त नींद, सर यही तो मैंने भी बताया सर। जी बिल्कुल, वही वही मैंने आपसे कहा कि देखिए, आप मोबाइल का उपयोग और सारी चीजें बतानी अच्छी बात है। तो अब मुझे बताइए कि मोटापा बढ़ने के ये सारे कारण होते हैं, आप तीनों ने काफी हद तक सही बताया। तो आधुनिक जीवन शैली का मतलब क्या है? आजकल हम जो भी जीवन शैली जी रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, खाने को खा नहीं रहे हैं, खाने को लील रहे हैं, जल्दीबाजी लगी हुई है आपके जीवन सर, शैली। आप वो सही मोबाइल से का अत्यधिक च्युइंग उपयोग कर रहे हैं। दबा जी कर नहीं खा बिल्कुल। रहे हैं सर। जी बिल्कुल। और अनियमित दिनचर्या, कभी भी सो गए, कभी भी जाग गए, कभी भी खाना खा लिया, और कभी भी हम कुछ भी करने लगे। तो कहने का अर्थ है, आपके सोने का, आपके जागने का, आपके कहीं ना कहीं भोजन करने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। तो ऐसे में आपका शरीर जो है, वो कहीं ना कहीं जो आपकी सर्केडियम रिदम है, जो आपकी जैविक घड़ी है, वो सेट नहीं हो पाती। तो सही समय पर ना तो आपको भूख लगेगी, सही समय पर ना ही आपको कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि जो आप उठ पाएंगे, और ना ही सही समय पर आप सो पाएंगे, यानी नींद भी आपको सही समय पर नहीं आएगी। अब असंतुलित आहार की हम बात कर लेते हैं। असंतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, हमारा जो भोजन है उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट है, और सबसे ज्यादा तेल है, यानी कि वसा है। हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी है, वो हम नहीं पहुंचा रहे। हम असंतुलित आहार यानी कि जंक फूड खा रहे हैं, हम ऐसा भोजन खा रहे हैं जो दूषित है। शारीरिक गतिविधियों की कमी, यानी कि हमारे जीवन में व्यायाम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सभी शारीरिक गतिविधि नहीं करते, हम व्यायाम नहीं करते, व्यायाम की कमी है। जब भी आप सुबह अपनी नित्य क्रियाओं के बाद कहीं ना कहीं कोशिश करें, सुबह या शाम के समय आप 5 से 10 मिनट का कोई भी व्यायाम आप कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में रक्त का संचार बेहतर तरीके से हो। अब देखिए, यहां पर तनाव और अपर्याप्त नींद भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है मोटापा बढ़ने का। तनाव को क्यों कहा गया? जब आप टेंशन लेते हैं, बराबर बराबर आपके शरीर के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपकी नींद जो है वो बिल्कुल कम होने लगती है, मेलाटोनिन हार्मोन कम होने लगता है। तो जब बार बार तनाव लेंगे तो कोर्टिसोल रिलीज होगा, जिससे आपके शरीर के अंदर आपका लिवर भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज छोड़ेगा, और ये ग्लूकोज कहां इकट्ठा होगा? आपके शरीर के अंदर, जिससे डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोटे लोगों को अमूमन डायबिटीज की संभावना बनी रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि मोटापा बढ़ने की वजह से भी आपको नींद कम आती है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो शरीर है उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की लगातार कमी होती है, जिससे कहीं ना कहीं आपको नींद की समस्या बन जाती है। अब देखिए, डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अगला पॉइंट पढ़िए सभी लोग, अपना अपना आरसीएम हेल्थ ऐप खोलिए। तो आरसीएम जो हेल्थ ऐप देखेंगे, उसमें लिखा है डब्ल्यूएचओ के अनुसार मोटापा किन बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है। यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार मोटापा जब आता है, किसी को मोटापा हो गया, मोटा व्यक्ति है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उनको होने की संभावना होती, बताइए। चल, आप सभी के पास आ रहा हूं मैं, सभी को हैंड डाउन कर देता हूं। चलिए, अब हैंड रेस कीजिए। यानी कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार मोटापा किन बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है। यानी मोटापा तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन सी बीमारियां आप जो निमंत्रित हो जाते हैं। नीरज जयतिवाल, स्वागत, वंदन अभिनंदन। अनम्यूट कर दिया मैडम आपको मैंने, बताइए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, जी जी बिल्कुल। डब्ल्यूएचओ के अनुसार सर डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, तनाव व नींद की कमी, हाइपोथायराइड, पीसीओडी, घुटने का दर्द व कमर का दर्द, फैटी लीवर, हर्राटे व निंद्रा में विघन, प्रसन्नता आदि कठिनाइयां होती हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डब्ल्यूएचओ के अनुसार मोटापे के साथ साथ जो बीमारियां हैं, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको हृदय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है, आपको हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, और कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो लाइलाज समस्याएं होती हैं। यानी कि डायबिटीज की सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को रहता है जो मोटे रहते हैं। और उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर मोटापा है, तो आपकी जो रक्त की धमनियां हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता बेहतर तरीके से, जिसकी वजह से आपके शरीर में, आपके हृदय को ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। देखिए, एक पानी को, यदि हम बात करते हैं, पानी को तीसरी मंजिल यानी 3 मंजिल पर चढ़ाने के लिए कितनी हैवी मोटर की आवश्यकता पड़ती है? बहुत हैवी, जैसी 1 हाउस पावर, 2 हाउस पावर। तो जिस प्रकार से एक आप कभी किसी पानी को तीसरी मंजिल पर चढ़ाने के लिए ताकत पड़ती है, वैसे ही आपका जो शरीर है, आपके शरीर में यदि जो आपका ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा,
तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो हृदय है वो पंपिंग बहुत तेजी से करता है, यानी कि उसको पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पहुंचाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। और ऐसे में क्या होता है, जो आपकी नसें हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, यदि वो संकुचित नहीं होंगी, यानी कि वो जिसे हम कहते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण यह है कि आपके शरीर के जो अंग हैं उसमें एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है। फैटी लिवर भी इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। फैटी लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है। जोड़ों के दर्द का भी सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को होता है जो मोटापे से ग्रसित हैं। और हार्मोनल असंतुलन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए, अगला सवाल मैं आपसे आगे पूछूंगा, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या सेट नहीं है, दिनचर्या मतलब एक निश्चित समय पर सोना और एक निश्चित समय पर जागना और 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। यदि खराब नींद, यानी कि आपको जो खराब नींद है, जब नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी जो साइकिल है नींद की वो पूरी नहीं हो रही है, जो 90 मिनट की साइकिल होती है, 90 मिनट की, जिसमें हम अल्फा, बीटा और डेल्टा के स्टेज पहुंचते हैं, वो नींद की साइकिल पूरी नहीं होती, तो उसके बाद क्या होता है, आपको भूख ज्यादा लगती है, हार्मोन असंतुलित होते हैं, इसमें वजन भी बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कारण यह देखा जाता है कि हम में से कई सारे लोग जो वॉक नहीं करते, प्रतिदिन 30 से 45 मिनट की तेज चाल चलना क्यों आवश्यक है, जिससे आपका जो हार्ट है उसके द्वारा पूरे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छी तरीके से हो, हृदय के द्वारा रक्त का संचार बेहतर तरीके से। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई लोग, अगर हम देखें तो योग करते हैं, कई लोग साइकिलिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, नृत्य करते हैं, आप व्यायाम भी कर सकते हैं। तो सप्ताह में 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखनी है, यानी कि अपने शरीर में पसीना आ जाए ऐसी ट्रेनिंग रखनी है, ऐसी एक्सरसाइज करना है, ऐसा व्यायाम करना है। दूसरी बात, भोजन के बाद 10 से 15 मिनट, यानी कि भोजन करने के बाद नहीं, तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद, जब भोजन ठीक तरीके से आपके जो पेट में, जिसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं पाचन उसका शुरू हो जाए, तो एकदम खड़े होकर नहीं, कई बार आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, तो भोजन के बाद 10 से 15 मिनट हल्की चाल से सैर करना है। भोजन के तुरंत बाद लेटे नहीं रहना है, निष्क्रिय जीवन शैली। कई सारे लोग भोजन करने के बाद एकदम सो जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तो यहां एसएल प्रजापति साहब, आपसे मेरा सवाल, आप मुझे यह बताइए कि 30 से 45 मिनट यानी कि ज्यादा बैठे रहने से क्या वाकई में मोटापा बढ़ता है? जी, एसएल प्रजापति। जी सर, बढ़ेगा जी। पक्का कई सारे बढ़ेगा। लोग भोजन कर लेते हैं और बैठे रहते हैं दिन भर। हम देखें तो यदि ऑफिस जाते हैं तो कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, ऑफिस में जाकर चेयर पर बैठ गए, फिर उनके बाद उन्होंने अगर लिफ्ट से जाना है तो वो सीढ़ियों से जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत भी जिसे हम कहते हैं कि अपने शरीर को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहते। तो आप देखिए यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, धूप क्यों आवश्यक है, इसको पढ़कर बताइए। सुबह की 10 से 15-20 मिनट की धूप क्यों आवश्यक है? सुबह की 10 से 20 मिनट की धूप और नियमित दिनचर्या शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है। जी, और आगे? और लिखा है देर रात भोजन, जंक फूड और मदिरा, धूम्रपान और बार बार कुछ खाते रहने की आदत छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका दुबलापन आएगा शरीर में। जी, तो इसका मतलब यह है कि सुबह की 10 से 20 मिनट की जो धूप है वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें विटामिन डी मिलता है और ये आपके शरीर में आपके जोड़ों को बेहतर बनाता है, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत बेहतर बनाता है। जो लोग रात्रि के समय देर में भोजन करते हैं उनके शरीर में हम देखें तो सबसे ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जो लोग रात्रि के समय ज्यादा देर में भोजन करते हैं उनको नींद भी नहीं आती है, उनकी नींद की साइकिल पूरी नहीं होती। जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं मोटापे का खतरा लगातार बना रहता है। तो कहने का अर्थ है आपकी दिनचर्या सेट होना चाहिए। आपकी जो दिनचर्या है यानी आपका रूटीन, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना और 7 से 8 घंटे की नींद। वहीं आपको भोजन के बाद जो निष्क्रिय जीवन शैली नहीं अपनाना है, आपको थोड़ा बहुत चहलकदमी करनी है। और वहीं आप प्रतिदिन धूप में थोड़ा बहुत बैठें, इससे आपके शरीर में जो भी विटामिन डी से संबंधित समस्याएं हैं वो भी ठीक होंगी, जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल, स्वस्थ जीवन की शुरुआत किससे होती है? कौन बताना चाहेगा? लक्ष्मी जी, डीएस विश्वकर्मा जी, अनम्यूट कर देता हूं सर, आप बताएं क्या?
स्वस्थ जीवन की शुरुआत किससे होती है? यस सर। कौन बताना चाहें? जी जी बताइए सर। यस सर, क्या स्वस्थ समझते जीवन। हैं कि शुरुआत एक अनुशासित दिनचर्या से होनी चाहिए? ठीक है, स्वस्थ जीवन की शुरुआत एक अनुशासित दिनचर्या से होती है, यानी कि किस समय आपको जागना है, किस समय सोना है, इसका टाइम फिक्स नहीं है सर। जी सर विश्वकर्मा जी। जी क्या है अनुशासित दिनचर्या? क्या होती है अनुशासित दिनचर्या? यस सर, जो है इसका दिनचर्या ये है कि जैसे हम शाम के टाइम जो है दिन डूबने से पहले हम भोजन ग्रहण कर ले, ताकि जो है भोजन को 3 से 4 घंटे लगते हैं पचने में, आसानी से पच जाए। और सोने की दिनचर्या हमारी जो है शाम को किसी भी हर हाल में आप 10 बजे तक सो जाएं और सुबह जो है 4:30 पौने 5 बजे तक उठ करके आराम से जो है व्यायाम करें। ये जो है आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मिता सिंह जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बताइए एक अनुशासित दिनचर्या के क्या लाभ हैं? जी। सुबह उठने के समय सकारात्मक और अच्छी आदतें जैसे कि व्यायाम करना और अच्छी खाना खाना, अच्छे आहार ये लेना, जी वही सब होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता जी, संगीता उपाध्याय जी, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अनुशासित दिनचर्या के लाभ, जैसा कि अस्मिता जी ने भी बताया, जैसा कि हमारे आदरणीय ने भी बताया कि वाकई में अनुशासित दिनचर्या की और क्या लाभ हो सकते हैं? जी। जैसे हमें हरी सब्जियां लेना है और सुबह में व्यायाम करना है, और उसके बाद से हमको 45 से मतलब हरी सब्जियां और 20% फल और नहीं, अभी हम भोजन पर नहीं पहुंचे, अभी हम भोजन पर नहीं पहुंचे हैं। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी आप बताइए। देखिए भोजन की हम बात नहीं कर रहे हैं। अनुशासित दिनचर्या का मतलब है समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर भोजन करना, समय पर व्यायाम करना, यह है अनुशासित दिनचर्या। यहां भोजन अभी हमने बात नहीं की। राइट बोल रहे हैं जी राजेश, सुबह के टाइम में सर हरा चीज मूंग लेना चाहिए सर। जी बिल्कुल, चलिए चना। जी 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 बिल्कुल, भोजन की हम आगे बात करेंगे, भोजन पर भी हम आएंगे राजेश जी। देखिए अब 7 से 8 सभी के हैंड डाउन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक अगला सवाल आप सभी से, जो भी सही जवाब देगा वो हमारा आज के हम कई सारे विनर्स के नाम भी हम घोषित कर देंगे। 7 से 8 घंटे की नींद लेना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है 7 से 8 घंटे की नींद लेना? मीरा मौर्य जी, अनम्यूट कर दिया मैडम आपको मैंने। क्यों आवश्यक है? नींद के फायदे क्या होते हैं? जी सर, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हमारी नींद, बहुत शानदार, इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करता है हमारे शरीर का ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ है इसको पढ़कर बताइए आप। सर मैंने अभी हेल्थ ऐप का नहीं खोला है। ना स्क्रीन पर क्या लिखा है? स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है, हमारी नींद। जी जी मेटाबॉलिज्म अच्छा बनाती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है, उसके साथ साथ लेप्टिन और ग्रेलिन को संतुलित रखती है, हमारे जो हार्मोन हैं उनको संतुलित रखती है। एसएल प्रजापति साहब, अनम्यूट कर रहा हूं जी, बताइए। सर यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है तथा लेप्टिन और ग्रेलिन को संतुलित रखती है, बहुत आवश्यक है सर। जी अब देखिए मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाएगी तो आपके शरीर की जो सर्केडियम रिदम है, यानी आपका भेजन, आपका पाचन अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर आपकी जब नींद पूरी होगी, यानी कि 7 से 8 घंटे की जो नींद पूरी होगी, तो उससे आपकी जो नींद की साइकिल है 7 से 8 घंटे की, वो यानी कि वो पूरी होगी। 90 मिनट की एक साइकिल होती है, इसके कई सारे चरण होते हैं। हम करते क्या है, रात्रि के समय ज्यादा पानी पी लेते हैं या भोजन देर में करते हैं। हमने 8 या 9 बजे के बजाय हमने 10 या 11 बजे भोजन किया, या हमने सुबह शाम को 6 या 7 बजे तक आपको भोजन कर लेना चाहिए। अब होता क्या है, 10 या 11 बजे भोजन किया तो पूरी एनर्जी आपके भोजन को पचाने में लग जाएगी। लगभग 11 या 12 बजे के आसपास यदि भोजन पचना शुरू होगा तो पूरी रात आपकी करवटें लेते लेते, और साथ में गैस भी बनेगी, शरीर के पूरे अंग उसको भोजन को पचाने में लग जाएंगे, तो नींद कहां से आएगी? और ऐसे में आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यानी कि कहने का अर्थ है नींद की साइकिल पूरी नहीं हो रही, बीच में आप यूरिन करने उठ रहे, पेशाब करने उठ गए, और ऐसे में हुआ क्या, नींद टूट गई, जिसे हम कहते हैं अबाधित नींद।
7 से 8 घंटे की अबाधित नींद, जिसमें आपकी नींद की कई सारी साइकिल होती हैं जो पूरी होती हैं, जिससे आपके कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके शरीर को रिपेयर करते हैं, आपके शरीर को ही मरम्मत करते हैं। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनका मेटाबॉलिज्म खराब रहता है, पेट सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है उनका। दूसरा क्या होता है, उनको कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं थकान होती है शरीर के अंदर, सुबह से शाम तक पूरे दिन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी है महसूस हो रही है। उनकी जो मांसपेशियां हैं वो भी कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि उनके अंदर ऊर्जा नहीं होती, ताकत नहीं होती, कमजोरी महसूस करते हैं। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की अबाधित नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए भोजन को कोशिश करें 6 से 7, पॉसिबल 7:30 बजे तक आप भोजन कर लें और उसके बाद 9, साढ़े 9 बजे तक आप सो जाएं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आप यहां प्रतिदिन कितनी शारीरिक गतिविधि करने की आवश्यकता होती है। चलिए जयश्री मैडम, जयश्री जी, जयश्री मैश्रम जी, क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन कितनी शारीरिक गतिविधि हम कर सकते हैं नॉर्मल? 30 तक 45 मिनट तेज चाल, योग, साइकिल और अन्य गतिविधियां हम कर सकते हैं, शारीरिक गतिविधि। जी बिल्कुल, 30 से 45 मिनट की तेज चाल आप देते चलिए। 30 से 45 मिनट यानी भोजन करने के बाद या खाली पेट, जैसे भी आपको सुबह सुबह भी आप कर सकते हैं, जिसे हम शारीरिक रूप से व्यायाम कह सकते हैं। 23 मिनट क्यों कहा जा रहा है, तो यहां पर तेज चाल क्यों कहा जा रहा है? 30 से 45 मिनट तक आप यदि तेज से चाल चलेंगे तो आपका जो हृदय है वो पूरे शरीर में ब्लड को संचरित करेगा, यानी ब्लड का फ्लो बेहतर तरीके से बनाएगा आपके शरीर की, यानी कि नाखून तक, आपके शरीर की एक एक सेल्स तक, ब्रेन की सेल्स तक, यानी कि आपके पैर की छोटी उंगली से लेकर यानी कि सिर के ऊपर बाल तक पूरे कोशिकाओं में ब्लड का फ्लो बेहतर तरीके से शरीर के एक एक कोशिका तक होगा, जिससे आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। अब होता क्या है, लोग व्यायाम नहीं करते, ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में नहीं हो पा रहा। जब ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से शरीर में नहीं होता तो झुर्रियां आती हैं, बाल गिरते हैं, या हम जिसे कहते हैं कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, आपकी मांसपेशियों में ताकत नहीं रहती। तो ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप 30 से 45 मिनट तक तेज चल सकते हैं, तेज से चल सकते हैं, जिससे आपकी, जिसे हम कहते हैं कि भाई आपके कार्डियक के लिए बेहतर रहेगा। आप योग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं हम दें सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, कई सारे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, सुबह की धूप क्यों आवश्यक है? सुबह की धूप क्यों आवश्यक है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अनम्यूट कर रहा हूं, सभी को हैंड डाउन कर देता हूं। सुबह की धूप क्यों आवश्यक है? हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। सुनील यादव जी, अनम्यूट कर दिया सर आपको। सुबह की धूप क्यों आवश्यक है, क्या जरूरत होती है? विटामिन डी तथा मेटाबॉलिज्म और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। क्या बात है, बहुत शानदार। लक्ष्मण कुमार जी, सुबह की धूप क्यों आवश्यक है? मेरा ख्याल नहीं था सर, और सुबह की धूप इससे जरूरत है कि विटामिन डी और तथा विटामिन को और प्रतिरक्षा को प्रणाली को मजबूत करता है, यानी हमारे शरीर को मजबूत करता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी जी बिल्कुल। प्रहलाद कुमार जी अनम्यूट कर दिया सर मैंने आपको। प्रहलाद कुमार साकेत जी, जी सर, जय श्री। विटामिन डी मिलता है सुबह के धूप से और मेटाबॉलिज्म और प्रतिरक्षा प्रणाली को करता क्या है विटामिन डी? विटामिन डी का काम क्या है, क्या करता है विटामिन डी, क्यों जरूरी है विटामिन डी? शरीर को मेटाबॉलिज्म और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। मैं बताता हूं, देखिए ऐसा है साकेत साहब, विटामिन डी नहीं होगा ना तो हमारी हड्डियां जो है ना आसानी से टूटने लगेगी, यानी कि उसमें ताकत नहीं आएगी। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जन्म ले रहे हैं, उनके जो पैर है ना वो टेढ़े आ रहे हैं। जानते हैं कारण? कौन बताएगा मुझे? अर्चना जी आप बताएंगे? अर्चना मौर्य जी आप बताएंगे? आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जन्म ले रहे हैं उनके पैर टेढ़े हैं, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से सर। क्या बात है, बहुत शानदार। जो माएं हैं वो धूप में नहीं बैठ रही हैं, धूप से तो हम दूर ही हो गए हैं, सुबह से शाम तक कमरे के अंदर घुसे रहते हैं, ऑफिस जाएंगे, बाहर जाएंगे। विटामिन डी धूप से मिलता है भाई, विटामिन डी धूप की किरणों से मिलता है, और विटामिन डी की कमी अमूमन आजकल देखी जा रही है, जिसकी वजह से कम उम्र में भी जोड़ों में, घुटनों में युवाओं को दर्द हो रहा है। यह समझने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों के माएं अगर धूप में नहीं बैठेंगी, छोटे छोटे बच्चों को विटामिन डी कहां मिलेगा? और इसका सबसे बड़ा कारण है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो बचपन से ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ साथ आप देखेंगे विटामिन D3 और कैल्शियम की आजकल आप देखते होंगे तो ड्रॉप्स देने लगे। उसका कारण क्या है?
कि हमने विटामिन डी कभी लिया ही नहीं, विटामिन डी धूप में बैठना बंद कर दिया है। और उससे हो क्या रहा है, जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर भी रिकेट जैसी समस्या देखी जा रही है, उनके शरीर में जो टेढ़ापन देखा जा रहा है, हड्डियां कमजोर देखी जा रही हैं, हड्डियों का घनत्व कम हो रहा है। और उसके बाद अगर हम सुबह धूप का स्नान नहीं करते, यानी कि धूप में थोड़ा बहुत नहीं बैठते हैं, धूप कुनकुनी धूप नहीं लेते, तो हाँ, हमारा मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होता है। चलिए आगे। किसका माइक ऑन है बंद कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए, मेरा आग्रह है आपसे। सभी के म्यूट कर रहा हूं मैं जी। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, अब हम बात करेंगे आहार की। आहार क्या है, और आहार की हम बात करेंगे तो मैं यहां पर आमंत्रित करूंगा, चलिए वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रीति सिंह जी, अनम्यूट कर दिया मैडम आपको। प्रीति सिंह जी पढ़िए, क्या लिखा है? हमें मोटापा, हाँ, किस तरह का आहार लेना चाहिए? यदि मोटापे से बचाव करना है, मोटापे को ठीक करना है, तो किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए, बताइए। 40% सर 40% सब्जियां, 10% पूरे फल, 20% साबुत अनाज, मिलेट्स, 20% प्रोटीन, 10% छाछ, दही, अच्छा खाद्य, तेज जैसे राइस ब्राउन ऑयल। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं 40 20 20 10 10, यानी 40% सब्जियां इसमें रखी गई हैं और 10% पूरे फल। अब आप समझिए प्रीति जी, ध्यान से देखिए, 40% सब्जियां, 40% सब्जियां, बार बार कहूंगा, 10% फल, यानी आपके भोजन का 50% यानी 50%। 40 और 10 कितने होते हैं प्रीति जी? प्रीति जी 40 और 10 जोड़िए, कितने होते हैं? 50 100% आपके भोजन में से 50% हरी सब्जियां और ताजे फल, ठीक है, 50% रखा है, यानी कितना बड़ा हिस्सा आपके भोजन का फल और सब्जियों को दिया गया है। अब बचा कितना? 50 में से 20% साबुत अनाज, मात्र 20% साबुत अनाज, यानी कि आपकी जो रोटी है, या जिसे हम कहते हैं गेहूं, या जो मिलेट्स हैं, साबुत अनाज है, उसको सिर्फ 20% रखा गया। हम क्या करते हैं, उसको सबसे ज्यादा जो परसेंटेज देते हैं। अब 20% प्रोटीन, 20% प्रोटीन अलग से रखा गया है, और 10% जो भी आप छाछ, दही, अच्छा खाद्य तेल जो भी है, वो भी 10% में आता है। जो लिक्विड है वो 10% के लिए, जो आप छाछ दही वगैरह पी रहे हैं। यानी कि आपके शरीर में जब गुड बैक्टीरिया जाएंगे, यहां सब्जियों से और आपके फलों से क्या मतलब है? यहां से सब्जियों से फलों से मतलब है आपके शरीर में हरे जो फल, हरी सब्जियां होती हैं, उनके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, और ताजे फल होते हैं, उनके अंदर भी गुड बैक्टीरिया होते हैं। प्रकृति उनको परिपक्व करती है। जब ये आपके पेट में पहुंचते हैं तो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपकी आंतों को अच्छा करते हैं। और अब कर क्या रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं? सब्जियों को बिल्कुल तला देते हैं, लगभग 90 से 95% तक पका देते हैं सब्जी को, तो जो गुड बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। खौलती हुई सब्जी में क्या लगता है आपको, गुड बैक्टीरिया रहेंगे? नहीं। अब हम सब जो फल हैं, जो फल अगर खाते भी हैं तो कभी कभार खाते हैं, डेली हम खाते नहीं। तो कहने का अर्थ है आपके शरीर के अंदर जो भी भोजन आप ले रहे हैं उसमें टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर जा रहा है। देखिए, आप गेहूं खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, आप कोई भी चीज खाते हैं, तो कहीं ना कहीं गेहूं के अंदर आज किसान जो है उर्वरक, जैसे हम कहते हैं छिड़क रहे हैं, या हम कहते हैं रासायनिक खाद छिड़क रहे हैं, उसके द्वारा टॉक्सिन्स जा रहे हैं आपके अंदर, हैवी केमिकल जा रहे हैं। यदि हम बात करते हैं ब्रेड की, तो ब्रेड के अंदर भी बनाने का तरीका जो होता है, उसको कई दिनों तक हम देखें, जो बिस्किट हम खाते हैं, ब्रेड भी कम से कम 5 से 10 दिन चलाने के लिए उसके अंदर अगर हम देखें तो जिससे वो खराब ना हो, एक केमिकल मिलाया जाता है। उसी प्रकार जो बिस्किट, जो 1 साल की एक्सपायरी उसकी होती है, 1 साल की एक्सपायरी, कैसे उसको सेफ रखा जाता है? जब हम जो रोटी खाते हैं 1 से 2 दिन नहीं चल पाती है, फिर हमें फ्रिज में रखना पड़ता है सब्जियों को और रोटियों को या किसी भी खाद्य पदार्थ को। लेकिन वहीं जो बिस्किट है, जो टोस्ट है, या जो भी पैक्ड फूड है, उनको 1 साल की एक्सपायरी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि उसके अंदर कुछ मिलाया तो जाता होगा, और वो केमिकल आपके शरीर के अंदर पहुंचता है तो कितना हानि करता होगा आपके शरीर को। यही केमिकल आपके शरीर में जब पहुंचते हैं तो आपकी गट हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जिससे आपको कई तरह की बीमारियां होती हैं और आपके जो पाचन है प्रभावित होता है। इसलिए कहा गया है 40% सब्जियां, जिससे गुड बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जाए, जिसमें आपका सैलेड भी है, जिसमें हरी सब्जियां भी हैं। वही 10% फल जो आपके शरीर के अंदर पहुंचेंगे तो गुड बैक्टीरिया पहुंचेंगे, एंटीऑक्सीडेंट पहुंचेंगे, जो फ्री रेडिकल यानी कि जो केमिकल आपके शरीर में पहुंच रहा है, चाहे ब्रेड से, चाहे आपके गेहूं से, चाहे आपके टोस्ट से, या पैक्ड फूड से, जंक फूड से, उसको न्यूट्रल कर दे,
एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे तो आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स आपको सिस्ट बनाएगा, आपके शरीर के अंदर गांठें बनाएगा, आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की जो समस्या है उसको पैदा करेगा। जो भी भोजन हम ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है, तो मान के चलिए आपके शरीर भोजन के साथ में ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज के साथ में फ्री रेडिकल भी बन रहा है, और ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता है, इसलिए फलों में ये होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, 40% सब्जियां 10% फल, यानी 50% आपके भोजन का इन दोनों को दिया गया है। अब क्या करना है? हरी पत्तेदार सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट और साथ में गुड बैक्टीरिया, लौकी, तोरई, करेला, खीरा, गाजर, सेब, अमरूद, संतरा, जौ और तमाम तरह की, आप देखिए यहां पर अंकुरित अनाज लिखे हुए हैं, टोफू है, छाछ है, दही है, अलसी है, चिया है, अखरोट है, कद्दू के बीज है। ये सारे क्या करेंगे आपके शरीर के अंदर जाकर? ये आपके शरीर के अंदर जाकर पैक्ड फूड जो हानि करता है उससे तो बेहतर है ये आपके लिए। अब आप बताइए, लक्ष्मी कुमारी जी आपसे पूछ रहा हूं, लक्ष्मी कुमारी जी पढ़िए क्या लिखा है, मुख्य भोजन से पहले क्या खाना है? मुख्य भोजन से पहले क्या खाना है लक्ष्मी कुमारी जी? आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, नहीं कर पा रही अनम्यूट आप? चल पढ़िए, मुख्य भोजन से पहले क्या खाना है? हरी पत्तीदार सब्जी, रंग बिरंगी सब्जी, लौकी, तरोई, केला, करेला, खीरा, गाजर, सेब, अमरूद, संतरा, जौ, ओट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, अनाज, अंकुरित अनाज, टोफू, दही, अलसी, अखरोट, कद्दू के बीज। जी लक्ष्मी जी ये बताइए मुझे, आपने जो भी पढ़ा उसमें से कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ था जिसे व्यक्ति ने बनाया हो, किसी मानव ने बनाया हो? नहीं, ये सारे के सारे खाद्य पदार्थ आप देखिए प्रकृति के द्वारा बनाए गए। जब प्रकृति हमें कोई चीज देती है तो वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, हानि नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि भाई आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप तोरई खाइए, करेला खाइए, आप जौ खाइए, ओट्स खाइए, अमरूद खाइए, आप दही लीजिए, छाछ लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पैक्ड दही, पैक्ड छाछ पी रहे हैं, ये भी नुकसानदायक है। ठीक है, अब मुख्य भोजन से पहले क्या खाना है? मुख्य भोजन से पहले अगली लाइन पढ़िए, मुख्य भोजन से पहले सलाद, हल्का सूप लेने से भोजन की मात्रा नियंत्रित होती है। जी अब मीठे पे कोल्ड ड्रिंक, पैकेट जूस, जंक फ्रूट, तला भोजन, मैदा, बिस्कुट, अत्यधिक चीनी और मांसाहार से बचे। बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो लक्ष्मी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भोजन से पहले जब सलाद खाते हैं तो आपके शरीर के जो एंजाइम्स हैं, आपके शरीर के कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं कि जब आप उससे पहले सलाद खाते हैं तो पूरे का पूरा जो शरीर है भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। जो रस है उसको पाचन करने के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं। हम करते क्या है, डायरेक्टली भोजन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं, चिकित्सक भी कहते हैं कि आप भोजन से पहले सलाद लीजिए, जिससे जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी जठराग्नि को तेज करेंगे, आपके एंजाइम्स को एक्टिव करेंगे। कई सारे लोगों के साथ में हम देखते हैं कि वो सलाद नहीं खाते, तो पहले सलाद खाएं। ऐसा नहीं कि भोजन के साथ में, पहले सलाद खाएं तो एक्टिव हो, उसके बाद आपको तेजी से भूख लगेगी। मीठे पे कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको नहीं पीना है। ये आपके शरीर में बिस्किट, पेस्ट्री, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये लंबे समय तक एक्सपायरी होती है, कुछ ना कुछ केमिकल इसके अंदर मिलाया जाता है। जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, तला भोजन बिल्कुल ना करें, यह आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। और मांसाहार से बचें। मांसाहार क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप मांस खाते, कुछ भी चीज खाते, जो मांसाहारी जो वस्तु है तो वो खाते हैं, तो शरीर के अंदर जो आपके जो मान के चलिए किसी भी आप ऐसा कुछ खाते हैं जिसके अंदर कोई वायरस है, कोई इंफेक्शन है, तो वो आपके शरीर के अंदर भी जाएगा। और दूसरा क्या, उसको पाचन में समय लगता है, कम से कम 18 से 20 घंटे लगते हैं। शरीर के अंगों को ज्यादा काम करना पड़ता है, और ऐसे लोगों के साथ में ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर और भी लोग हमारे साथ बैठे हुए, उनसे हम पूछेंगे। यहां पर चांदनी भारती जी बताइए, चांदनी भारती जी बताइए, धीरे खाएं, अच्छी तरह चबाकर खाएं, ये लाइन पढ़िए। जी सर, धीरे खाएं, अच्छी तरह चबाएं और पेट 75% भोजन पर रुके। दिन भर पर्याप्त पानी पिए, बार बार चाय, मीठी कॉफी और स्नैकिंग से बचें। जी बिल्कुल, इसका मतलब समझे आप,
धीरे क्यों खाना है? धीरे खाने के लिए क्यों कहा गया है? हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आधुनिक जीवन शैली में सिर्फ भोजन को निगलते चले जाते हैं। अब ये पेट के अंदर पहुंचेगा तो क्या होगा? क्या ये पाचन बेहतर तरीके से होगा? नहीं। जब धीरे धीरे खाएंगे तो ये जो भोजन है ये बिल्कुल पानी की तरह, लिक्विड की तरह आप चबा चबा कर खाएंगे। भले ही आप एक रोटी को 15 मिनट में खाएं, लेकिन चबा चबा कर खाएंगे तो ये आपके शरीर के अंदर जाएगा। आपके अंगों को कम काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि ज्यादा काम करेंगे तो अंग, कहते हैं ना कि भाई बूढ़े हो गए, अंग तो पहले से ही काम कर रहे हैं। जो मशीन ज्यादा काम करती है वो मशीन को ऑयलिंग ज्यादा करनी पड़ती है, वो ऑयलिंग वो पुरानी हो जाती है। आप कोशिश करें कि भोजन में ही पूरा शरीर लगा रहता है तो बाकी क्रियाएं कब करेगा? तो आप कोशिश करें चबा चबा कर खाएंगे तो आपके शरीर में लिक्विड फॉर्म में जब भोजन जाएगा तो पाचन भी अच्छा होगा, जिससे आपको कब्ज नहीं बनेगी और आपका आधे से ज्यादा भोजन तो आपने पचा लिया। और जब अंदर पहुंचेगा तो आसानी से पच जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी टैबलेट खाने की आवश्यकता नहीं है। जिससे गैस जो लोगों को बनती है उनको तो चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। ठीक है, चबा चबा कर भोजन करना है और 75% तक भरने पर रुक जाना है। जापान जैसे शहर में अगर हम देखें तो 75% से ज्यादा भोजन नहीं करते। हम तो ठूस ठूस कर खाते। ये हमारे पेट में गैस बनाएगा, हमारे पेट में पाचन को बिगाड़ेगा, हमें खट्टी डकारे लाएगा और कई बार हमारे शरीर में एसिड भी रिफ्लक्स होता है। ठीक है, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी क्यों आवश्यक है? जब पानी की बात करते हैं तो पानी हम लोग सबसे कम पीते हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति की बात कर लें तो पानी को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाही होती है। पानी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यदि पानी नहीं होगा तो आपकी शरीर की कई सारी क्रियाएं बेहतर तरीके से नहीं होंगी। ब्रेन फॉगिंग की समस्या, चक्कर जैसी, घबराहट होना, बेचैनी होना, कई बार पानी की कमी की, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। बार बार चाय पीना, मीठी कॉफी पीना, स्नैक खाना, इन चीजों से आपको बचना है। कोशिश करें कि पानी पीकर आप बेहतर तरीके से, आप शिकंजी पी सकते हैं, ये आपके लिए ठीक है, नींबू से, प्रकृति से प्रदत्त है। लेकिन चाय और कॉफी ये दोनों चीजें ही आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए निकोटीन है, कैफीन है, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, आपके शरीर में कई तरह की व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझेंगे मोटापा नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है, यानी कि संतुलित आहार। आदर्श भोजन थाली कैसी होना चाहिए? आदर्श भोजन की थाली कैसी होना चाहिए? अगला सवाल मेरा आप सभी से है। कौन बताना चाहेगा? चलिए हैंड रेस कीजिए, कौन बताना चाहेगा? अभी मैं, जी बताइए, कौन बताना चाहेगा? आदर्श की भोजन की थाली, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, 40, 10, 20 सब बताया था आपने। बताइए कौन बताना चाहे, हैंड रेस कीजिए। अरे वाह, अर्चना मौर्य जी, चलिए बढ़ता हूं आगे। लीलावती जी, आप बताएंगी? एक मिनट, जी जय श्री मनोरमा जी, मनोरमा जी रांची से। मनोरमा जी स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका। बताइए आदर्श भोजन थाली कैसी होना चाहिए? आपने पढ़ा था अभी, आप आरसीएम हेल्थ ऐप में देखिए, उसमें लिखा हुआ है 40, 20 लिखा है, 40, 10। जी सभी को नमस्कार सर, जय आरसीएम। मेरा चाहे म्यूटी सर। और 40% सब्जियां चाहिए सर, 10% मेरा फल और 20% प्रोटीन होना चाहिए और 20% साबुत अनाज है और 10% मेरा आपका वसा होना चाहिए। 10% वसा होना चाहिए, 10% फल होना चाहिए। हाँ 10%। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किन खाद्य पदार्थों से हमें बचना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो मनोरमा जी ये भी आप ही बता दीजिए, किन खाद्य पदार्थों से बचना है? आप पढ़ ही रही हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, हाँ चाय कॉफी हो गया सर, अल्कोहल में आ गया। जैसे मिठाइयाँ नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मतलब यूज करना है, और जंक फूड नहीं खाना है, तले भुने हुआ चीज नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, बेकार जो हम लोग को प्रोडक्ट होता है उसे नहीं खाना, नमक और प्रोसेस्ड फूड भी नहीं खाना है अत्यधिक। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनको खाने के लिए मना क्यों किया है पता है आपको? अधिक चीनी, आपके शरीर में एक्स्ट्रा शुगर, आपके शरीर में कितनी शुगर होना चाहिए? 5 लीटर खून में एक व्यक्ति के, एक नॉर्मल व्यक्ति के हम देखते हैं 5 लीटर खून में 1 चम्मच, लगभग 4 ग्राम के 1 चम्मच शक्कर के आसपास होना चाहिए। होता क्या है, हम लोग 20 चम्मच खाते हैं। मिठाइयां आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ शुगर को बढ़ाती हैं।
जिसमें क्या होता है कि ऑयल भी डाला जाता है, कई तरह की हम देखेंगे मिठाइयां देर में खराब हो, पैक्ड फूडों में मिठाइयां जो आती हैं वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान करती है। कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं कि जो तेजाब की तरह उसका उपयोग करें तो आप कुछ भी साफ कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक जिसके अंदर बहुत ज्यादा हानिकारक है कोल्ड ड्रिंक। जंक फूड जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, पता ही नहीं चल रहा उसमें क्या डाला जाए, जो चीज डाला गया है कितने दिन पुराना है पता ही नहीं। आप जाइए पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, उसमें जो जिस तरह का जो ब्रेड उपयोग किया गया है वो कब बना है पता ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको जो जंक यानी कि जो तो किसी बेकार काम का ही नहीं। तले हुए खाद्य पदार्थ ये सिर्फ आपको फैट को बढ़ाएंगे। मैदा आपकी आंतों में चिपक जाएगा। बेकरी के उत्पाद कब बने हैं, कैसे बने हैं पता ही नहीं है। भले ही एक्सपायरी उसमें डाल दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किस आटे से बने हैं, कहां किस तरीके से हाइजीन का उपयोग किया गया है पता ही नहीं है। इसलिए ऐसे उत्पादों से दूर रहें। ज्यादा नमक आपके शरीर में आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं आपके शरीर में एडिमा को भी बढ़ाता है। तो प्रोसेस फूड का सेवन आपको नहीं करना, ये हानिकारक है। प्राकृतिक उत्पाद जो है, हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं, मिलेट्स हैं, ये सब आप खाइए। छाछ पीजिए, दही पीजिए, दूध पीजिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पैक्ड फूड है इनका सेवन नहीं करना है। पर्याप्त पानी पीना क्यों आवश्यक है? पर्याप्त पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, आपका पाचन अच्छा रहता है, विषैले तत्व आपकी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए अब पढ़ते हैं सप्लीमेंट। क्या वाकई में आपके भोजन में जब पोषक तत्वों की कमी है और ये पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक बनी हुई है तो इसको पूरा करने के लिए आपको क्या लेना होगा? संदीप पांडव जी, स्वागत, वंदन वीरेंद्र, बताइए क्या लिखा हुआ है? जो लोग मोटे न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल स्वस्थ फैट मेटाबॉलिज्म एवं समग्र मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के समर्थन में सहायक है। एक कैप्सूल नाश्ते से पहले और एक कैप्सूल डिनर से पहले लेना है। और दूसरा है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और सूजन के नियंत्रण हेतु रोजाना एक कैप्सूल दोपहर के भोजन के बाद लेना है। और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ अतिरिक्त चर्बी प्रबंध और मांसपेशियों को सहयोग हेतु प्रतिदिन 1 से 200 मिली पानी या बिना फैट वाले मिल्क के साथ ले। देखिए संदीप जी, एक सवाल, आप गामा ओरिजिनल का उपयोग क्यों कहा गया है? जो लोग मोटे हैं, जिनको ओबेसिटी है, जिनको बहुत ज्यादा ओबीज है, उनको क्यों कहा गया है? देखिए पाचन इनका बिगड़ा रहता है, इनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा रहता है। यदि इनकी मेटाबॉलिक एज देखी जाए तो क्रोनोलॉजिकल एज से बहुत ज्यादा होती है। इनके अंगों की उम्र सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों? खा ज्यादा लेते हैं। अब अंग क्या कर रहे हैं बेचारे? काम कर रहे हैं। एक मशीन जब ज्यादा काम करती है तो आप देखिए उसके कलपुर्जे घिस जाते हैं। तो सेम चीज गामा ओरिजिनल क्या करता है? आपके शरीर के अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, जो भी आपने खाया, जंक फूड खाया, जो भी आपने पैक्ड फूड खाया, उससे फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के अंदर गए, आपके टॉक्सिन्स गए, हानिकारक पदार्थ गए। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, उसमें कई तरह के हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न करेंगे। कभी कहीं पर गांठान बनाएंगे, कहीं पर सिस्ट बनाएंगे, कहीं पर कोई लिवर सोरोसिस की समस्या करेंगे, कहीं पर आपको देखिए आपको स्किन की प्रॉब्लम होने लगेगी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इनको गामा ओरिजिनल न्यूट्रल करता है फ्री रेडिकल्स को, जिसकी वजह से आप विश्वास मानिए आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है, आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह के जो फ्री रेडिकल हैं उनको भी न्यूट्रल करता है, यानी कि आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है, जैसा कि हमारे अन्य जो हमारे सप्लीमेंट करते हैं। अब न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये आपके जो लोग मोटे होते हैं उनकी आर्टरीज बहुत ज्यादा टाइट होती है, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सख्त हो जाती, रक्त का संचार नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं सूजन उनके शरीर के अंदर होती है। चाहे अंगों में सूजन की बात कर लें, पेट के आसपास सूजन की बात कर लें, हाथ पैरों में सूजन की बात कर लें, एडिमा बढ़ जाता है कभी कभी कुछ लोगों के शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा हम देखते हैं मोटापे की वजह से। तो मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और सूजन नियंत्रण के लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा काम करता है। आपके हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, आपके खून को पतला करता है, आपके हृदय के अंदर रक्त वाहिकाएं उनके अंदर हृदय जिसे हम कहते हैं रक्त का प्रवाह बेहतर तरीके से बनाता है, आपके ब्रेन के अंदर भी कहीं ना कहीं उसको सेल्स को ताकतवर बनाता है। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, बहुत सारे साथी न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेते हैं, ये मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और अतिरिक्त चर्बी को घटाते हैं। इसके अंदर गासने कंबोजिया भी होता है जो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। अब ऐसे में आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ,
या आपने ले लिया लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, दिनचर्या गड़बड़ है, तो फिर भाई मोटापे से निजात नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? मनोरमा जी रांची से हैं आप, मिलेगी क्या मोटापे से निजात? चलिए सप्लीमेंट का सेवन कर लेते हैं। जयश्री जी, मिलेगी क्या मोटापे से निजात? नहीं मिलेगा नहीं, सर। नहीं मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है? मनोरमा जी बताइए। क्योंकि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स पहुंच रहे हैं, बदलती कृषि पद्धतियां हैं, जीवन शैली है, उसके कारण हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से हम नहीं जी रहे हैं। राइस सिद्धांत किन सप्लीमेंट के लिए उल्लेखनीय है? चलिए बताइए, कौन बताएगा? गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज भेजोमेगा और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ। यानी कि जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनको राइस सिद्धांत के साथ साथ सप्लीमेंट का उपयोग करना चाहिए। और सप्लीमेंट है गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज वेजोमेगा और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या सप्लीमेंट भोजन का विकल्प हो सकते हैं? कौन बताएगा? जयश्री जी आप बताइए। जयश्री जी आप बताइए। नहीं, वे केवल पूरक आहार है। डॉक्टर श्याम नारायण जी, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सप्लीमेंट भोजन का विकल्प हो सकते हैं? नहीं सर। स्वागत है डॉक्टर। क्यों? वे केवल पूरक पोषक आहार होते हैं, पूरक आहार। थोड़ा इसको समझाइए डॉक्टर साहब अपनी भाषा में। महेंद्र कुमार राय साहब आप सुनाइए, आप समझाइए। महेंद्र जी स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका। सप्लीमेंट सर सिर्फ वो जो कमी होती है शरीर में वो चीज पूर्ति करता है। जी क्या बात है, बहुत शानदार। महेंद्र जी आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे? महेंद्र कुमार राय साहब, आपका तो नाम ही राय है। महेंद्र कुमार राय साहब आपकी राय लेना चाहेंगे। जी सर स्वागत, वंदन। सप्लीमेंट भोजन का विकल्प नहीं है, या है ये जो है कि भोजन का विकल्प ही है, लेकिन सीमित मात्रा में भोजन तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है कि भरा हुआ होना चाहिए, तो भोजन से भरेगा। और पोषक आहार की कमी जब होती है तो कई एक प्रकार की विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं। और जब हम आज के सेशन के हिसाब से मोटापे की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें जो है कि हमारा दिनचर्या भी शामिल है, बहुत सारी बातें शामिल हैं। और सप्लीमेंट के रूप में ये जो 3 प्रोडक्ट हमारे हैं ये जो है कि अहम है, और इसको लेने से हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्याम जी आपने बहुत अच्छा बताया। वाकई में देखिए भोजन की कमी सप्लीमेंट नहीं कर सकते, भोजन तो आपको लेना ही है। देखिए सप्लीमेंट जैसा कि डॉक्टर श्याम ने बताया, जैसा कि हमारे राय साहब ने बताया कि जो भोजन है वो आपका मुख्य आधार है, और आधार के बिना बिल्कुल कोई बिल्डिंग टिक ही नहीं सकती। और जो बचा हुआ, जो थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं जो कमी होती है, उससे सप्लीमेंट पूरा करते हैं। तो आपका भोजन, देखिए सप्लीमेंट जो है आपकी समस्याओं को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भोजन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भोजन ही आपके शरीर का मुख्य आधार है, इसलिए भोजन का जो जिसे हम कहते हैं विकल्प सप्लीमेंट नहीं हो सकते, लेकिन ये इसका पूरक है, यानी कि जो पूर्ति करते हैं, यानी कि जो कमी भोजन में रह गई उसे सप्लीमेंट पूरा कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इमोशनल वेलबींग की, इमोशनल हेल्थ की आज हम बात करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर श्याम नारायण जी आपके पास ही आ रहा हूं। चलिए और भी लोग हमारे साथ में हैं यहां पर। लीलावती जी एड्रेस कीजिए, कौन पढ़ना चाहेगा? एड्रेस कीजिए, कौन पढ़ना चाहेगा? जी सबका हैंड डाउन कर देता हूं, फिर उसके बाद लास्ट बस ये टॉपिक है, उसके बाद चलिए कौन पढ़ना चाहेगा? एड्रेस कीजिए। अरे वाह बहुत शानदार, बहुत शानदार। कौन पढ़ना चाहता है? अर्चना मौर्य जी, अर्चना मौर्य जी मीना देवी जी से पढ़ते हैं। मीना देवी जी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। संगीता सिंह जी आपके पास भी आ रहा हूं, अनम्यूट कर दिया। संगीता सिंह जी यदि आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट मिल गई है, या मीना देवी जी आप में से कोई भी। जी मीना जी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है और क्यों आवश्यक है भावनात्मक स्वास्थ्य? जी पढ़िए। जी आ रहा हूं अर्चना मौर्य जी। जी तनाव, अकेलापन, ऊब और भावनात्मक दबाव और बार बार अनावश्यक खाने की आदत बढ़ा सकते हैं।
खाने से पहले स्वयं से पूछें, क्या मुझे वास्तव में भूख लगी है या मैं किसी भावना के कारण खा रहा हूँ। एक बार अधिक खा लेने पर स्वयं को दोष न दें। अगले भोजन से फिर शुरुआत करें और ध्यान, प्राणायाम, संगीत पढ़ना, प्रार्थना, रचनात्मक कार्य और सकारात्मक संगति वजन नियंत्रण में सहायक है। जी, संगीता जी अनम्यूट कर दिया मैंने आप। संगीता सिंह जी, क्या आप बता सकते हैं कि इमोशनल हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है मोटापे से कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं मोटापे को कम करने में? जी, इमोशनल हेल्थ सब चीज में सर बहुत जरूरत होती है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, अपने तनाव को दूर करना पड़ेगा, उसके लिए पानी बराबर लेना पड़ेगा, अपना मतलब सोने का दिनचर्या बराबर रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहले नींद और तनाव को कम करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस रिलीज करना बॉडी से। कोई एक अच्छा दोस्त हो जिससे आप अपने स्ट्रेस को बता के दूर कर सके, जो आपकी बातों को समझे, मिस यूज ना करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए तनाव जब आपके शरीर के अंदर है, तनाव किसी भी तरह का तनाव, कोई बात आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा उबाऊपन महसूस हो रहा है, या कोई भावनात्मक दबाव है, कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, तो आप विश्वास मानिए, आप बार बार अनावश्यक खाने की आदत, आपको भूख लगने लगेगी। कहते हैं ना कि आपके शरीर के अंदर क्या होता है कि जब आप महसूस करते तनाव बढ़ेगा, यानी कि कोर्टिसोल बढ़ेगा। जब आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तब भी कोर्टिसोल बढ़ेगा। आपके शरीर का जो हार्मोन संतुलन है वो असंतुलित हो जाएगा। अब यहां पर जब आपकी भावनाएं सही होंगी, आप सकारात्मक सोचेंगे, अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, सकारात्मक संगति इसमें लिखा हुआ है, वजन नियंत्रण में सहायक है। यानी कि आप ध्यान करेंगे, ध्यान कभी भी आप देखिए कीजिए तो ध्यान जब आप फोकस करते हैं तो वो आपके शरीर के अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे आपको थकावट नहीं होती, आपको खुशी महसूस होती है, आपको एनर्जी महसूस होती है। कभी कभी आपने देखा है, यहां पर मीता जी कभी कभी देखा है कि किसी को, मान के चलिए कोई व्यक्ति को एक अभी आराम से बैठे हुए और एकदम अच्छी सी न्यूज मिल जाती है, तो यदि वो ऑफिस से थक कर भी आए ना, तो उसके बाद लगता है किसी का प्रमोशन हो गया, तो उसके बाद सारे लोगों को चलिए पार्टी होती है, आज तो बच्चों को बाहर खिलाने ले जाएंगे, भाभी जी के साथ जाएंगे, तो वो एनर्जी कहां से आई? अभी तो आप थके हुए थे। तो ये आपके हार्मोन के सेरोटोनिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो रिलीज होते हैं, ये आपको एनर्जी